हेलो फंक्शन लवर्स एंड ईजन लवर्स। तो गाइस, सबसे पहले आपको बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया और आप सब ने मेरी बात को समझा, मुझे समझा और इतना सारा सपोर्ट मुझे सेंड किया। पता है, मुझे आपको पहले ही वीडियो बना के आप पे अपलोड कर देनी चाहिए थी, आपको मेरी सिचुएशन बता देनी चाहिए थी, क्योंकि आप लोग के इतने स्वीट कमेंट्स होते हैं ना कि मेरी टेंशन तो ऐसे ही कम हो जाती है आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर। इसलिए आपका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू मेरी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड जिन्होंने भी मेरा एक वीडियो जिसे मैंने बिगेस्ट अपडेट नाम करके मैंने कुछ समय दोपहर में ही उसे डाला था, प्लीज़ आप उसे एक बार चेक कर लीजिए। उसमें बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है मेरे एफएफ के बारे में, इस चैनल के बारे में, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आगे मैं अपने चैनल को अपडेट कैसे करूँगी, क्यों करूँगी और क्या करूँगी। प्लीज़ आप एक बार उसे चेक कर लीजिए, आपका ज़्यादा टाइम वो नहीं खाएगा। बस वो 8 मिनट की वीडियो है, अपना प्लीज़ कीमती 8 मिनट निकाल कर उस वीडियो को एक बार सुन लीजिए, समझ लीजिए। एंड प्लीज़ ओके, तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं और अपना आज का पार्ट हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। हमारे लैन चिरैन और लैन हुआन की तरफ 2 नज़रें थीं जो पूरी क्यूरियोसिटी से उन्हें आंसर चाहती थी उनसे, और तब वो दोनों ही कहते हैं कि ठीक है, बट प्लीज़ आप इसके बारे में फ़िलहाल के लिए तो किसी को कुछ भी नहीं बताइएगा। एक्चुअली फांगची का जो ओमेगा है वो फांगची को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो चाहता था कि वांगजी उसके कंट्रोल में आए, ना कि वो फांगची के कंट्रोल में रहे, और वो वांगची को हरा कर उसकी बॉडी पर खुद का कंट्रोल चाहता था। और वो इसीलिए वांगजी ने अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी, कह लीजिए 90 to 95 अपनी पावर, पूरी स्पिरिचुअल पावर उसे स्टॉप करने में लगा दी थी। इसीलिए उसकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। ये पावर इमॉर्टल की है, इतनी आसानी से वो कंट्रोल में एक नॉर्मल ह्यूमन किया है, ये संभव नहीं है। इसीलिए हर एक अल्फ़ा ओमेगा जो भी इस पावर को अपने अंदर कंज्यूम करता है, रखता है, उसे हर बार उस ओमेगा से लड़ना पड़ता है और उसे अपने कंट्रोल में करना पड़ता है। वरना अगर एक बार ओमेगा इसे कंट्रोल कर लेगा तो वो हिन आयरन को आज़ाद कर देगा। ये पावर विरासत में मिली है, इसलिए समय के साथ इसमें थोड़ी बहुत नेगेटिव एनर्जी भी का यूज़ हुआ है। इसीलिए इस कुछ जनरेशन से 5 to 6 जनरेशन से ऐसा हो रहा है, और ऐसा सेम टू सेम ही बाबा मीन्स मेरे वांगजी के बाबा के साथ, यानी मेरे भाई के साथ हुआ था। इसीलिए मैं इसके बारे में जानता हूँ, और मैंने इसीलिए मैंने ये सब कुछ पहले से ही रेडी किया था। बट मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी उसका ओमेगा एक्टिव हो जाएगा और इस तरीके से बिहेव करेगा। वांगजी को ये सब कुछ मैंने पहले ही सिखाया था, इसीलिए वांगजी ने समय रहते उसे कंट्रोल कर लिया। बट अब वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड है, उसने अपनी 90 to 95 एनर्जी, स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी ख़त्म कर दी है। इसीलिए उसे बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है, उसे अपनी पूरी एनर्जी वापस से रिगेन करनी होगी। और इस टाइम में अगर उसके ओमेगा ने फिर से उस पर हमला किया तो हो सकता है इस बार उसकी जान भी जा सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है कंडीशन में है, और मैं नहीं जानता कि कैसे उसकी हेल्प करूं, क्योंकि वो एक ओमेगा है और मैं चाह कर भी उसके पास नहीं जा सकता। पर क्यों नहीं, आप अंकल हैं उसके, बट उसका ओमेगा ये नहीं देखेगा। उसका ओमेगा भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उसके ओमेगा को केवल उसका अल्फ़ा ही शांत कर सकता है। तो फिर ढूंढिए, उसने कहा तो उसे पता है उसका अल्फ़ा कहाँ है। मोशांशु कहता है प्लीज़ ढूंढिए, उसकी जान खतरे में, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज़ आप उसके अल्फ़ा को कहिए कि उसके पास जाए, उसकी हेल्प करे। नहीं कह सकते? क्या, क्यों नहीं कह सकती? क्या आप पागल हैं? उसकी जान खतरे में है और आपको अपनी ईगो की पड़ी है। वो चाहे जो हो, जहाँ हो, जैसे हो, जिस हाल में, उसको प्लीज़ उसके पास भेजिए। अभी हम नहीं भेज सकते, क्योंकि उसका अल्फ़ा और वो दोनों ही मेट नहीं हैं, और इस समय अगर उसके पास उसके अल्फ़ा को भेज दिया गया तो वो दोनों ही अपने हीट और हर्ट में आ जाएंगे। और इस समय वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर हालत में है कि अगर उसके अल्फ़ा ने उसके साथ कुछ भी किया तो उसकी जान तो वो खुद ही ले लेगा। तो उसके अल्फ़ा को कैसे उसके पास भेजते? क्या? हाँ, उसका अल्फ़ा तभी उसे प्रोटेक्ट कर सकता है जब उसके वो दोनों ही मार्क्ड हो, एक दूसरे के साथ क्लेम्ड हो, वरना उससे पहले नहीं। वांगजी को ऐसे ही रहना होगा। बट क्या कोई भी और रास्ता नहीं है? हाँ,
ओमेगा उसके पास रह सकते हैं, चाहे अल्फ़ा मेल हो या फीमेल हो, दोनों उसके पास रह सकते हैं और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से पास कर सकते हैं। इसीलिए हमें सभी स्टूडेंट्स को जो भी अल्फ़ा ओमेगा है उनसे बात करनी होगी, ताकि वो एक एक करके वांगजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पास करते रहे। और उसका होश में आना ज़रूरी है, क्योंकि एक बार वो होश में आ गया तो वो मेडिटेट करके अपनी खुद ही एनर्जी रिगेन कर लेगा। बट उसे होश में लाने के लिए उसकी एनर्जी को होना होगा कुछ 5 से 6% स्पिरिचुअल एनर्जी से वो होश में नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बात करती हूँ। और ये कहकर यानली वहाँ से जल्दी से निकल जाती हैं और सबसे बात करने स्टार्ट करती हैं। वो सबके पास एक एक करके जो भी लैंस जो वो जानती है कि कौन कौन है, वो उनकी हेल्प लेती हैं और बाकी स्टूडेंट्स को भी वो सब कुछ क्लियर करती हैं कि वांगजी के साथ क्या हुआ था। पर वो फुल डिटेल नहीं देती, बट हाँ ये बताती है कि वो कमज़ोर है और उसे पावर चाहिए, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत वीक है। और बाकी उसके क्लासमेट्स जो वो अल्फ़ा थे, जो पर्वर्ट अल्फ़ा थे, वो भी वांगजी की हेल्प करते हैं, सिवाय वेन चाओ और वेन शू के। बाकी सभी यानी हमारे मोयांग, मो लुया, वे लुयांग वो भी, और यहाँ तक कि हमारा जिशुन भी, वो भी हेल्प करता है, क्योंकि सच्चाई जानने के बाद उन्होंने अपने दिल से वांगजी को साइड कर दिया था और उसे केवल फ्रेंड जोन कर दिया था। हाँ, करने दिया गया था, करना पड़ा था, क्योंकि वांगजी तो ये बहुत से बहुत दूर है। जैसे हम सब सिर्फ चांद को देख सकते हैं, छू नहीं सकते, वैसे ही वो सभी उस सुंदर से चांद को बस देख सकते हैं, छू नहीं सकते। चांद तो सिर्फ उस आसमान का है जहाँ पर वो राज करता है, किंग है वो वहाँ का। ऐसे ही वांगजी भी बस किसी और का है, उनका नहीं हो सकता। ये बात वो समझ चुके हैं एंड इसीलिए वो वहाँ पर हमारी यानली की हेल्प करते हैं और सभी को ये बताना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हमारा मो शॉन्शु, वो तो तुम चुप होकर बस ये सब सुन रहा था। और तब वो धीरे से पूछता है, तो फिर मेरे साथ क्या हुआ था? मेरा अल्फ़ा ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था? मैं जानता हूँ वो मेरा ही अल्फ़ा था, उसने ऐसा बिहेव किया, क्यों? क्या बता सकते हैं इसका रीज़न क्या है? वो दोनों ही पर्सन, लैन चिरन और लैन हुआन, एक दूसरे की तरफ देखते हैं। उन्हें आंसर पता था, क्योंकि वीइंग का अल्फ़ा यानी कि फायर फिनिक्स अपने आइस फिनिक्स मेट को किसी और अल्फ़ा को कैसे टच करने देता, इसीलिए वो एक्टिव हो गया था। बिना उसकी शक्तियाँ भी पूरी जागृत नहीं हुई हैं, पूरा होश में उसकी पावर्स नहीं आई हैं, ना ही उसकी पावर अनसीन है, लेकिन वो देख सकता है, वो सब कुछ फील कर सकता है, इसीलिए वो गुस्से में आ गया था। और इसीलिए उसने वीइंग को थोड़े टाइम के लिए कंट्रोल किया था। बट ये बात वो कैसे बताते, कैसे मो शॉन्शु को एक्सप्लेन करते? इसीलिए हमारा लैन हुआन कहते हैं कि इसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है, और अगर तुम्हें जानना है तो तुम बाद में, हो सकता है वांगजी से पूछो, उसे पता हो। मो शॉन्शु उन दोनों की तरफ अभी भी देख रहा था, एक क्वेश्चन भरी आइज से, बट फिर भी वो उनकी बातों को पर ट्रस्ट करता है और वहाँ से चुपचाप अपने कमरे के लिए चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा डिज़ी फील कर रहा था, वीक फील कर रहा था, इसीलिए अभी उसे रेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि पहली बार उसके अल्फ़ा ने उस पर काबू किया था इस तरीके से, इसीलिए उसके अल्फ़ा ने काफ़ी ज़्यादा एनर्जी उसकी एब्जॉर्ब कर ली थी, काफ़ी ज़्यादा उसे वीक कर लिया था, क्योंकि एक बार उसका असली रूप ही वीक होगा तभी उसका अल्फ़ा उस पर टेक ओवर कर सकता है। इसीलिए वो थोड़ा वीक फील कर रहा था एंड इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में आकर सो जाता है। और यहाँ पर हमारा ये सब कुछ, ये दोनों के चले जाने के बाद वहीं पे हमारे लैन हुआन और लैन चिरन ये सब बात कर रहे थे, और तब हीलर और हमारा जियांगचन वो दोनों ही कमरे से बाहर आते हैं। और तब वो हीलर की तरफ देखते हैं और तब हीलर कहता है, हाँ वो थोड़ी सी बेटर कंडीशन में है, बट क्या आपने स्पिरिचुअल एनर्जी का और कोई और बातें की हैं बच्चों से, क्योंकि वांगजी को सिर्फ जियांगचन की एनर्जी काफ़ी नहीं है। तो फिर हुआन कहते हैं, हाँ यानली गई है, वो कुछ समय में ताकि सबको लेकर आ जाएगी। तो फिर ठीक है, और आपको किसी ऐसे ओमेगा को अलॉट करना होगा कि उसके पास वो हमेशा रह सके, क्योंकि वांगजी को अकेले सोने की आदत नहीं है, और अगर वो डर जाएगा, क्या उसे एहसास होगा कि उसके पास कोई नहीं है, तो शायद से उसका ओमेगा फिर से उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करे, उसे टेक ओवर करने की कोशिश करे। तो आपको ये कोई ओमेगा को ऐसा रखना होगा वहाँ पर, और वैसा कहकर वहाँ से और भी दवाइयाँ बनाने के लिए चले जाते हैं। वांगजी अभी गहरी नींद में था, दवाइयों के असर से वो भी सुला दिया गया था, और इतने देर से हमारा जियांगचन ही उसे अपनी स्पेशल एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा था, जिसकी वजह से उसका इलाज हो पाए और वो थोड़ा आराम कर पाए। और
तब हमारे लैन हुआन और लैन चिरेन सोच में पड़ जाते हैं और तब हमारा जियांग चेन कहता है मैं रहूँगा उसके पास, हम दोनों ही मेल ओमेगास हैं, तो इससे ना उसे कोई दिक्कत होगी और ना मुझे, और मैं उसे कभी भी हार्म नहीं करूँगा, तो क्या मैं उसके पास रह सकता हूँ। मैं उसकी मेडिसिन का और बाकी सबका ध्यान रख लूँगा। कुछ ही दिन की तो बात है, उसके बाद वो खुद ठीक हो जाएगा। तो जब तक वो होश में नहीं आता, ठीक नहीं हो जाता, तब तक मैं उसका ध्यान रख सकता हूँ। मैं मेल ओमेगा हूँ और मैं जियांग क्लैन का एक राजकुमार हूँ, तो आपको मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा। तो फिर चिरेन और हुआन दोनों ही जियांग चेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं ठीक है, ध्यान रखिएगा, उसे कुछ होने नहीं दीजिएगा। जियांग चेन कहता है फिक्र मत कीजिए। और लैन चिरेन और हुआन दोनों ही अभी तो स्ट्रेस में थे, बट अभी उन्हें पहले हीलर से बात करना था और वो फिर से वहाँ से हीलर के रूम के में चले जाते हैं, जहाँ पर हीलर वांगची के लिए कुछ दवाइयाँ बना रहे थे। और यहाँ से जियांग चेन वापस से हीलर यानी वांगची के कमरे में आ जाता है और वहाँ पर वो चुपचाप वांगची के पास ही बैठ जाता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है, कहता है तुम गधे इंसान, अपनी ओमेगा पे कंट्रोल नहीं कर पाए। हाँ, कैसे इंसान हो तुम, कैसे ओमेगा हो, अपनी ही ओमेगा पे कंट्रोल नहीं कर पाए, अजीब हो तुम भी। हाँ, बट तुम्हें पता है तुम्हें जल्दी छूटना होगा। लैन हुआन बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारी वजह से, समझे? जल्दी जल्दी उठ जाओ। तुम नहीं चाहते ना कि मेरे और हुआन के बीच में कोई भी तीसरा या मिसअंडरस्टैंडिंग आए, तो जल्दी उठो। तुम्हें अपने प्लान पर वर्क भी करना है और मुझे और हुआन को एक साथ मिलाना है, भूलना नहीं, समझे? तुम्हें ये काम करना है। वैसे उसे कह रहे थे और तब वहाँ से वो नॉक सुनता है दरवाजे पर और वहाँ पर वो यानली थी और उनके पीछे काफ़ी सारे ओमेगास थे, बट हाँ वो मेल नहीं थे, मीन्स उसमें कुछ मेल थे, कुछ फीमेल थे, कुछ लैन क्लैन के थे और कुछ बाकी क्लैन के सर्वेंट्स ओमेगा वो सब थे। और तब यानली कहती है मैंने ये सबको ला दिया है, तो क्या ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो फिर हमारा जियांग चेन कहता है हाँ, बट एक बार उन्हें हीलर से बात करा दीजिए कि आखिर उन्हें कैसे कैसे वांगची को एनर्जी ट्रांसफ़र करनी है। और तब वो सभी को लेकर यानली वहाँ से हीलर के पास चली जाती है उनके कमरे में। और अभी भी जियांग चेन हमारे वांगची को स्पिरिचुअल एनर्जी अपने ट्रांसफ़र कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो सभी एक एक करके थोड़े थोड़े एक एक 2-2 घंटे के ड्यूरेशन पर हमारे वांगची को स्पिरिचुअल एनर्जी ट्रांसफ़र करने लगते हैं और ये प्रोसेस करीब 3 से 4 दिन चलता है। और इस दिन में हमारा वांगची पूरी तरीके से बेहोश था और हमारा यहाँ मो शॉन्शू वो हमेशा ही वांगची के हांशी के से दूर थोड़े कुछ पेड़ों पर बैठकर वो अक्सर अपनी खाली टाइम में जो भी उसके लेक्चर्स, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बात है लेक्चर्स तो स्टार्ट होंगे ही, केवल एक इंसान के लिए वो पूरे लैन क्लैन की व्यवस्था को हिला तो सकते नहीं है, इसीलिए लेक्चर्स स्टार्ट थे अपनी क्लासेस। और तब मो शॉन्शू अपनी क्लासेस करके हमेशा उस पेड़ पे आ जाता जहाँ से वो खिड़की से सीधे वांगची को देख पाता था। वो अपनी फ्लूट निकालता और वो प्यारी सी धुन जो उसे याद थी, सिर्फ ये धुन जो उसने एक बार वी क्लैन में सुनी थी, क्योंकि मो क्लैन और वी क्लैन पास में ही थे और कुछ ही काम की वजह से हमारे मो यांग ने उसे वहाँ पर भेजा था वी क्लैन में, तो उसने इस फ्लूट पर ये धुन सुनी थी और तभी से वो इसे बजाता है। उसे ये बहुत पसंद है और वो हमेशा पूरे शाम तक दोपहर में जब भी उसे खाली समय मिलता वो उस पेड़ पे आता, वांगची को देखते देखते ये सुंदर सी फ्लूट की बजाता। और ऐसे हो देखते देखते 3 से 4 दिन बीत गए और अब फाइनली जाकर हमारे विंग की मेहनत, हमारे हीलर्स की मेहनत, हमारे जियांग चेन और बाकी सभी की मेहनत रंग लाती है और हमारा वांगजी अब होश में आ जाता है। और अब क्योंकि वांगजी बहुत ज़्यादा स्टेबल था, उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी रिगेन हो गई थी इन समय में जब इतने सारे स्टूडेंट्स ओमेगा उसे एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहे थे तब। और हीलर तो खुद ही अपने तरीके से काम कर रहे थे और हीलर भी उसे समय समय पर अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते रहते थे, इसीलिए अब वो काफ़ी ज़्यादा हद तक ठीक हो गया है। वो होश में आता है और तब हीलर उसे चेक करते हैं और तब वांगची कहता है कि मैं कितने दिन से बेहोश था? 3 से 4 दिन हो गए हैं। ओह शिट, मैंने अपने ओमेगा को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाया। वो बहुत पावरफुल है, बहुत बहुत ज़्यादा, जितना कोई सोच भी नहीं सकता उतना पावरफुल है। तुम फिक्र मत करो वांगची, ये हमेशा होता है, ये बहुत पावरफुल होते ही हैं। ये बहुत ही पुरानी और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है, इसीलिए ये इतनी जल्दी कंट्रोल में नहीं आएंगे।
बट तुम फिक्र मत करो, अब सब कुछ ठीक है। बस तुम्हें 2 दिन और यहाँ पे रेस्ट करना होगा, उसके बाद तुम अपनी क्लासेस कर सकते हो, ठीक है। आंटी कहता है 2 दिन यहीं बैठना पड़ेगा? नहीं, इससे अच्छा तो मैं सोता रहता, क्यों मैं उठ गया, हाय मेरा क्या होगा, मैं 2 दिन कैसे यहाँ रहूँगा। और तब वहाँ पर जियांग चेन आता है और कहता है इतना ओवर ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं भी यहीं रहूँगा। क्या तुम यहाँ रहोगे? हाँ मैं यहीं हूँ, तुम्हारे लिए 3 से 4 दिन से मैं यहीं हूँ। मैंने अपना पूरा डेरा यहीं जमा रखा है। और क्यों? क्या तुम अपने लिए रास्ता साफ़ कर रहे हो? क्या मतलब रास्ता साफ़ कर रहे हो? मतलब मैं तुम्हारे होने वाले हस्बैंड का छोटा भाई हूँ, तो तुम मुझे पटा रहे हो ताकि मैं खुद तुम्हें गगा से मिलाऊँ? हमारा चंग कहता है वाओ क्या थिंकिंग है तुम्हारी, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई अनजान होता है ना तो भी मैं इतना ही करता, समझे। ओह प्यारा जियांग चेन, तुम्हारा ये साइड तो मैंने कभी देखा ही नहीं। मैंने तुम्हें खड़ूस, अड़ियल, गुस्सैल देखा है, पर तुम्हारा ये साइड तो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। सच में लगता है गगन ने तुम्हारी इसी साइड को देखा होगा। हाय गगन ने बिल्कुल सही फैसला लिया। जियांग चेन तुम कितने प्यारे हो। हे ज़्यादा ओवर ड्रामा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हीलर देखिए इसके सर पे भी थोड़ा असर में तो नहीं हो गया ना, कैसी बातें कर रहा है। पंक्ति कहता नहीं मैं ठीक हूँ। हाँ ओवर ड्रामा मत करो, चलो दवा खाओ, खाना खाओ, चुपचाप सो जाओ, मुझे इरिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। और तब हीलर हंसते हुए कहते अच्छा तुम दोनों लड़ना बंद करो, वांगजी तुम अच्छे से खाना खा लो चलो। और तब वांगजी को हमारा जियांग चेन अच्छे से खाना खिलाना स्टार्ट करता है। एक एक स्पून वो खिला रहा था और वांगजी उसे बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के बहुत ही गौर से देख रहा था, जिससे जियांग चेन को थोड़ी सी शर्म आ रही थी। अब वो कहता है ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे। और तब वांगजी हंसते हुए कहता है और जियांग चेन मम्मा। हमारा वांगजी कहता है ऐसी बातें सुनकर जियांग चेन पूरा रेड हो जाता है और उसे मारते हुए कहता है तुम चुप रहो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? नहीं हूँ मैं तुम्हारे मम्मा, समझी। वांगजी हंसते हुए कहता है पता है मम्मा भी मुझे ऐसे ही खिलाती थी, वैसे मैं देखूँ तो तुम तो भाभी होगे ना मेरे भैया की वाइफ, तो वैसे भी भाभी को तो माँ का दर्जा दे ही सकते हैं, जब भाई को पिता का दर्जा देते हैं तब एक तरीके से देखे तो तुम मेरी मदर ही हो, मेरी सेकंड मदर। जियांग चेन मम्मा। वांगजी की ऐसी बातें सुनकर जियांग चेन तो कहते तुम बहुत ज़्यादा शैतान हो, इसे पकड़ो चुपचाप खाओ, मैं नहीं खिला रहा तुम्हें। और वो हाथ बांध कर मुँह फुलाकर वहीं बैठ जाता है। वांगजी हंसते हुए कहता है ओ क्यूट मम्मा, और वो चुपचाप खाना स्टार्ट करता है और वो खुद से सभी खाना फिनिश करता है। एंड उसके बाद उसे जियांग चेन दवाई खिलाता है और तभी उसके कानों में एक सुंदर सी फ्लूट की वॉइस आती है। और तब विंग कहता है लो फिर से चलाया। वांगजी कहता है ये कौन बजा रहा है इतनी सुंदर वॉइस फ्लूट की। ये तुम्हारा लवर है क्या? मेरा लवर? मेरा कोई लवर नहीं है। अच्छा तुम्हारा लवर नहीं है तो तुम इतना पैनिक क्यों कर रहे हो? वैसे ये बात पैनिक करने की तो है कि गुस्सो के सेकेंड प्रिंस को मोशांशु से प्यार हो गया, तो फिर तुम्हारे अल्फ़ा का क्या? तुम्हारे अल्फ़ा तो तुम्हें पीट पीट कर सुधार देगा। कोई नहीं, मैं तुम्हारे अल्फ़ा को ज़रूर मिलना चाहूँगा। ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं है, नहीं है। अच्छा ठीक है। वैसे कि फ्लूट क्यों बजा रहा है? कुछ नहीं, उसने तुम्हारे लिए तुमसे आके मिल तो सकता नहीं था क्योंकि वो एक अल्फ़ा है, और इसीलिए वो हमेशा उस पेड़ से तुम्हें देखता है और तुम्हारे लिए ये फ्लूट बजाता है। वांगजी उस पेड़ की तरफ देखता है जहाँ पर मोशांशु बैठा हुआ था अपनी आँखों को बंद करके, और वो उस फ्लूट को बजा रहा था। और तब मोशांशु कहता है मोशांशु के ऐसी फ्लूट बजाने से क्या कुछ होगा? हाँ वो एक स्पेशल तरीके का फ्लूट है, म्यूज़िक है जो उसने लैनुआन से अभी 1 दिन पहले ही सीखा है, जिसकी मदद से वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हें इस फ्लूट के ज़रिए ट्रांसफ़र कर सकता है इतनी दूर से ही। क्या सच में ऐसी कोई म्यूज़िक भी है क्या? मुझे तो पता नहीं था। हाँ ये फॉरबिडन म्यूज़िक सेक्शन में लैनुआन ने उसे सिखाया था उसकी इतनी सारी रिक्वेस्ट के बाद। ओह तो क्या इसका हार्मफुल है? हाँ इससे तुम्हारी बॉडी बहुत जल्दी स्पिरिचुअल एनर्जी लूज़ करने लगती है, और इस फ्लूट की म्यूज़िक पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ना रहे तो वो तुम्हारी पूरी एनर्जी उस सामने वाले पर्सन को ट्रांसफ़र कर सकती है। इसीलिए लैनुआन उसे सिखाना नहीं चाहते थे, बट उसके ज़िद के आगे उन्होंने हार मानकर उसे ये टेक्निक, ये म्यूज़िक सिखाया। क्या? हाँ गग क्या करें, उसे हार्म हो जाएगा तो?
ऐसा नहीं करो, तुम उसे कहो कि जाओ, उसे रोको और कहो कि मैं ठीक हूँ और ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं मेडिटेशन करके खुद एनर्जी गेन कर सकता हूँ खुद की, प्लीज़ उसे कहो, वरना वो खुद को हार्म कर लेगा। फंग जी बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था ये सुनकर, और तब हमारा चेंग कहता है, ओ अब तुम हमें बताओगे कि ये क्या है, क्या तुम वरीड नहीं हो एक वाइफी की तरह? फंग जी कहता है, प्लीज़ चेंग, बाद में मुझे टीज़ कर लेना, मजाक उड़ा लेना, पर प्लीज़ उसे रोको। और चेंग कहता है, हाँ हाँ मैं जा रहा हूँ उसे बताने। और वो वहाँ से निकल जाता है और विंग के पास जाता है। वो उसे कहता है, विंग अब मैं ज़रा सामने देखना। वो कहता है, मोशांशु अब मैं ज़रा सामने देखना। और तब मोशांशु देखता है कि वांग जी वही बेड पे बैठे बैठे उसे देख रहा है और उसकी आंखें कह रही है कि प्लीज़ रुको। और वो नीचे आता है और हमारे चेंग से कहता है, क्या हुआ, वो ठीक है, उसे वो बेटर फील कर रहा है ना, उसे वो ठीक है, एनर्जी आ गई है ना उसकी। और हमारा चेंग कहता है, ठीक है वो, और तुम अब जाओ रेस्ट करो, समझे, तुम इतनी समय से उसे एनर्जी पास कर रहे हो, जाओ। वो क्या है कि वो ठीक है, वो मेडिटेशन खत्म कर कर वो खुद अपनी एनर्जी गेन कर लेगा। तो फिर हमारा मोशांशु कहता है, ठीक है, और वो वहाँ से निकल जाता है क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहा था, क्योंकि वो लगातार 1 से 2 दिन से वो उसके लिए फ्लूट बजा रहा है और अपनी सच में उसने बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज़ कर लिया है। और तब चेंग वापस से वांगची के पास आता है और तब वांगची कहता है, क्या हुआ, वो गया ना? हाँ वो गया है, वो रेस्ट करेगा क्योंकि उसे भी पता है कि उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो चुकी है। अच्छी बात है, अगर वो मेडिटेशन करके अपनी सारी एनर्जी को फिर से पा ले तो पालेगा। तो अभी तुम सोगे? भागजी कहता है, हाँ मैं थक गया हूँ। तो चेंग भी उसके पास बेड पे आ जाता है। भागजी कहते हैं, क्या कर रहे हो तुम? चेंग कहता है, सो रहा हूँ, और क्या, चलो तुम्हारे पास आके मुझे चिपक कर सो सकते हो तुम। भागजी कहता है, नहीं मैं हर से नहीं चिपकता। चेंग कहता है, तुम पिछले 3 से 4 दिन से मेरे साथ ही चिपक कर सो रहे हो, समझे? मैं तुम्हें हक करता था। हाँ, अल्फ़ा को यहाँ आना अलाउड नहीं था, इसीलिए वो वहाँ नहीं थे, मैं था जो तुम्हें चिपक के सोते थे तुम जिससे। ओह हाँ, तो फिर ठीक है। और वो चेंग को हक कर लेता है और वो दोनों ही ऐसे सो जाते हैं। और अब 2 दिन ऐसे बीत गए थे जहाँ पर हमारा वांग जी चेंग के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताता है, उसके बारे में और भी काफ़ी सारी चीज़ें जानता है, जैसे उसके बचपन के बारे में, उसके इंटरेस्ट, उसके हॉबीज़। और चेंग भी वांग जी के बारे में बहुत कुछ जानता है, खासकर हमारे लैन हुआन के बारे में बहुत कुछ जानता है। और तब फाइनली आज हमारे वांग जी को अपनी उस हांशी में से बाहर आने को परमिशन मिल गई थी। और वो जैसे ही हांशी को खोलता है, बाहर आता है, वो देखता है कि उसके क्लास के सभी अल्फ़ा, उसके टीचर्स, वो सभी लैन क्लैन के जूनियर्स, उसके डिसिपल्स सभी वहाँ पर खड़े हैं उसके लिए। वांग जी ये देख कर एकदम खुश हो जाता है और वो आता है और सबसे पहले अपने अंकल को आकर हक कर लेता है और अंकल से कहता है, मैं ठीक हूँ अंकल, प्लीज़ आप रोइएगा नहीं, आप बिल्कुल भी रोते हुए अच्छे नहीं लगोगे। और बेचारे ये सभी अपने दिल को संभाल नहीं पाएंगे कि उनका वो स्ट्रिक्ट खड़ूस टीचर ऐसे रो रहा है बच्चों की तरह। और तब हमारे चिरन वांग जी को ज़रा सा हिट करते हुए कहते हैं, तुम बेशरम हो सच में। और वांग जी हंसते हुए अपने गगन को हक कर लेता है। लैन हुआन की आंखों में तो ऑलरेडी आंसू थे और वो कहते हैं, तुम ठीक हो? तुमने तो मेरी जान निकाल दी थी, तुम्हें पता है मैं कितना ज़्यादा डर गया था तुम्हें लेकर, सच में। अंकल ने मुझे परमिशन नहीं दी फ्लूट बजाने की, वरना मैं खुद अपनी सारी एनर्जी तुम्हें दे देता। वांग जी कहता है, नहीं गगा, ऐसा आप क्यों करते हो? क्या आपको लगता है आपका वांग जी कमज़ोर है? नहीं ना गगा, ओहो प्लीज़ आप शांत हो जाइए। देखिए अब ऐसा दोबारा नहीं होगा, ये पहला अटैक था मेरे ओमेगा का, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीक पड़ गया, बट अब मैं स्ट्रॉन्ग हूँ और अब मैं बिल्कुल भी उसके आगे सरेंडर नहीं करूँगा, ठीक है? प्लीज़ गगा आप रोना बंद कीजिए, अच्छे नहीं लगता आप रोते हुए। आप मुझे जब डांटते हो ना और मुझे जब तंग करते हो तो मुझे बहुत प्यारे लगते हो मेरी क्यूट अल्फ़ा। तो वो आदमी कहते हैं, ठीक है। और वो जाकर अपने टीचर्स से भी मिलता है, अपने फ्रेंड्स से भी जो हो चुके थे, अब थोड़ा बहुत कहने के तो हो ही गए थे, उनसे भी मिलता है और अपने डिसिपल्स से भी और हमारा मोशांशु से भी। और वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? तुमने एनर्जी ट्रांसफ़र क्यों की? हाँ वो भी इतनी सारी। वो कहता है, तुम ठीक हो ना? मेरे लिए इतना काफ़ी है, फ़र्क नहीं पड़ता। और तुम्हें कुछ हो जाता तो? फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कहा ना, तुम ठीक रहो, बस सब कुछ ठीक है। तो बहुत चीज़ी हो रहे हो। नहीं सच में मैं तुम्हें खतरे में नहीं देख सकता। वो वांग जी की चीक्स पर उसके गालों पर हाथ रख देता है, उसे धीरे से टच करते हुए कहता है, सच में मैं बहुत ज़्यादा डर गया था कि
कहीं मैं तुम्हें खो ना दूँ। और ये एहसास कि मैं तुम्हें खो दूँगा, उसने मुझे अंदर से पूरा हिला दिया था। मैं काँप गया था। प्लीज़ दोबारा ऐसा मत होने देना, ठीक है? फांगजी भी उसके हाथ को पैट करता है, कहता है हाँ, मैं ऐसा दोबारा नहीं होने दूँगा। और तब जियान कहता है अच्छा ठीक है ठीक है, तो अब सभी लोग अपनी क्लासेस में चलिए, हमारी क्लासेस को स्टार्ट करना है। फांगजी, क्या तुम क्लास में रहोगे या फिर से आराम करना है? फांगजी कहते नहीं नहीं नहीं, मैं पिछले 2 दिन से वहाँ बैठे बैठे चेंग की बकवास बातें सुन सुन के मैं ऑलरेडी पक चुका हूँ, अब मुझे नहीं रहना। चेंग कहते हाय फांगजी, तुम कितनी ज़्यादा बेशर्म हो, तुम्हें मेरी बातें कितनी अच्छी लग रही थी उस समय, और अभी तुम कह रहे हो मैं तुम्हें पका रहा था, तुम बहुत ज़्यादा बुरे, तुम इधर आओ, मैं तुम्हें बहुत पीटूँगा। और फांगजी जाके सीधे लैन हुआन के पीछे छुप जाता है, और लैन हुआन को आगे देखते ही चेंग रुक जाता है। और फांगजी कहता है वैसे हमारी चेंग मम्मा, आप तो डैडा के आगे रुक गए। अब ऐसा कहकर हंसते हुए वहाँ भाग जाता है क्लास की तरफ, और वहाँ पर हमारे हुआन और चेंग और बाकी सभी तो शॉक्ड वहाँ खड़े हुए थे। चेंग मम्मा, और तब हमारा जियांग चेन उससे क्लियर करता है कि आखिर फांगजी से क्यों ऐसे टीज़ कर रहा है, बट वो ये नहीं बताता, मतलब कि वो हमारे लैन हुआन को इतना पसंद करता है और हमेशा उनकी बातें जानना चाहता है, उनके बारे में बोलता है, इसीलिए फांगजी से टीज़ करने के लिए ऐसा कह रहा है, बट वो बस ऐसे कहता है कि वो चिढ़ा रहा है, ऐसा कहता है। और तब वो सभी वापस से अपनी क्लासेस में चले आते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीतता रहता है। और अब 2 महीने इस इंसिडेंट को हो गए थे, बट अब कुछ चेंज हुआ था, तो वो था उन सभी क्लासमेट्स का फांगजी की तरफ बिहेवियर। हाँ, वो सभी अल्फ़ा जो कि हमारे फांगजी को अब बहुत ज़्यादा अच्छे से समझने लगे थे, सिवाय वेन चाओ और वेन शू के, जिन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि ये इतना सुंदर तो मेगा उनके हाथ नहीं आया। बट बाकी हमारे जैसे बाकी सारे अल्फ़ा हैं, वो सभी फांगजी की अब और भी ज़्यादा केयर करने लगते हैं, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने क्लान लीडर से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि उन्हें चाहे जो हो जाए फांगजी को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि अगर फांगजी को कुछ भी हुआ और नेक्स्ट हायर ने इस दुनिया में जन्म नहीं लिया, तब वो पूरी कल्टीवेशन वर्ल्ड ख़त्म हो सकता है। इसीलिए उन्हें फांगजी को बहुत ही ज़्यादा केयर से हैंडल करना होगा, और इसीलिए अब फांगजी अपने सभी नखरे सिर्फ हमारे लैन हुआन या हमारे न्यू हरसांग पर नहीं, अब इन सभी अल्फ़ा पे थ्रो करने लगता है। और इससे तो हमारे सभी अल्फ़ा, फांगजी, ओमेगा सब की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई थी। और अब बारी थी नाइट हंट की, जिसका प्लानिंग हमारे लैन हुआन 2 महीने पहले से ही उन्होंने किया था, बट फांगजी के इंसिडेंट की वजह से इसे थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया गया था, और जो टेस्ट होने वाला था उसे भी कैंसिल कर दिया गया था सिर्फ फांगजी के लिए। बट बाकी सभी ने उस टेस्ट को दिया था, और फांगजी जब ठीक हुआ था उसके बाद उसने इस टेस्ट को दिया था। बट अब ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, ये टास्क था कि उन्हें अलग अलग जगह जाकर जो भी प्रॉब्लम हो रही है, जो भी बाकी लोगों को, सेक्ट को जिसे भी प्रॉब्लम हो रही है, उन्हें सॉल्व करना है। और इसमें कुछ टीम्स बनाई जाती हैं और अलग अलग जगह उन्हें भेजा जाता है। पहली टीम है हमारे शॉ शिनचैन की, जिसमें कि हमारी वेंचिंग है, हमारा वेन चाओ है, फिर जिन जिशुन है, मियान मियान है, और लैन क्लैंग के डिसिपल्स हैं। और दूसरी टीम है हमारे स्टोंगलैंड की, जिसमें भी बहुत सारे और डिसिपल हैं, जूनियर्स है, और ऐसी काफ़ी सारी टीम अलॉट हो गई थी। और आखिरी टीम थी हमारे लैन सिचैन की, जिन्होंने स्पेशली अपनी पावर का यूज़ करते हुए हमारे लैन वांगजी को और मू शॉन्शू को अपनी टीम में रख लिया था। और इन दोनों के साथ साथ हमारा जियांग चेन भी वहीं था, और हमारी न्यू हरसांग भी, और बाकी लैन क्लैन के और अदर सेक्ट के डिसिपल्स थे। यानली बाकी दूसरी टीम में थी, हमारे सू यांग के साथ थी, वो उनकी टीम में थी, और उन्हें अलग अलग जगह, अलग अलग प्लेसेस को अलॉट कर दिया गया था, उनके एरिया डिवाइड कर दिए गए थे, और उन्हें पूरे 15 दिन का टाइम दिया गया था। वो वहाँ जाए, अच्छे से ऑब्ज़र्व करे, ढूंढे, अगर कोई प्रॉब्लम है उस जगह के लोगों को तो उसे सॉल्व करे, और फिर आके यहाँ रिपोर्ट करे। और अगर कोई दिक्कत, प्रॉब्लम नहीं है तो वो वापस आ सकते हैं, बट अगर है तो उन्हें सॉल्व करके आना होगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ, और बाकी टीचर्स को जो कि उनका टेस्ट ले रहे हैं, जैसे कि लैन कुरैन और बाकी हेड टीचर्स और लैन एल्डर्स, तो वो उनके पॉइंट्स को, उनके मार्क्स को कट कर लेंगे, और उन्हें फिर से 1 साल वापस लैन क्लैन में फिर से पढ़ना होगा।
इसीलिए ये कह लीजिए एक तरीके से बहुत ज़रूरी पेपर है, एग्ज़ाम है, जिन्हें हमारे लैंड क्लैन के सभी लोगों को, डिसिपल्स को और सभी गेस्ट डिसिपल्स को भी अच्छे से फुलफ़िल करना होगा, वरना उन्हें फिर से एक साल रुक कर लैंड क्लैन के टॉर्चर को सहना होगा। इसीलिए वो सभी डिसिपल अपने आप को एकदम प्रिपेयर कर लिए कि चाहे जो भी हो जाए, ऊपर पहाड़ का टूटना हो जाए, धरती का एकदम फट जाना हो, चाहे जो हो जाए, वो इस पेप टेस्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियर करेंगे और उनके साथ हमेशा एकदम अच्छे से सभी पावर के साथ अपने यूज़ करेंगे, अपने दिमाग का, अपनी पावर का, और अपना 100% इसमें देंगे। और फिर ऐसे ही वो ट्रिप कह लीजिए, वो टेस्ट स्टार्ट हो जाता है और जहाँ जहाँ जिसको जिसको जाना था वो चला जाता है। और यहाँ हमारी टीम यानी कि हमारी नैन्सी चैन की, वो यहाँ हमारे यिलिंग की तरफ आते हैं। उन्हें यिलिंग का इलाका दिया गया था ये सब कुछ जानकारी लेने के लिए, उन्हें पता करने के लिए, चेक करने के लिए। तो वो पहले यिलिंग में आते हैं। उन्हें यिलिंग में आने में ही पूरे 3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि यिलिंग लैंड क्लैन से बहुत ही ज़्यादा दूर था और यही जगह थी जो कि किसी भी सेक्ट के अंदर नहीं आती थी, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा घोस्ट, पपेट्स, ये सब का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता था, क्योंकि यिलिंग के ही ब्यूरल माउंट्स में इस हिन आयरन को दफनाया गया था। ऐसा सभी क्लैन लीडर्स को पता है, बट और किसी को नहीं, सिर्फ क्लैन लीडर्स को पता है। और हमारी वांग दी को भी पता चल गया था जैसे ही वो यिलिंग में आया था, क्योंकि उसकी ओमेगा एक अलग ही तरीके से बिहेव करने लगा था। और वो जब इसके बारे में अपने गगा से पूछता है तो उसके गगा बताते हैं कि हाँ, यिलिंग के ब्यूरल माउंट्स में ही उस हिन आयरन को सील कर दिया गया था। वाकची कहता है तो गगा, मेरा यहाँ आना क्या सेफ़ होगा, क्या ये ठीक होगा? हमारे हुआन कहते हैं हाँ, तुम्हें यहाँ और भी आना चाहिए ताकि तुम सब सिचुएशन को देख सको, पता कर सको और अपने अल्फ़ा के साथ इस सील को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सको, ताकि और भी कुछ जनरेशन के लिए ये सील एकदम शांत रहे और ये आयरन बाकी सबको बिल्कुल भी हार्म ना कर पाए। फैंसी कहता है ठीक है। और तब वो सभी सबसे पहले तो इन में आते हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पहुँचते पहुँचते रात हो गई थी और वो सभी 20 थे, मीन्स 20 लोग थे। और तब हमारे फंगजी और बाकी सभी उस इन में आते हैं और वहाँ पर रूम्स थोड़े से 2-3 रूम कम थे। तो फिर फंगजी कहता है अपने डिसिपल्स की तरफ कि क्या आप लोग शेयर कर लेंगे रूम, और उन डिसिपल्स को तो कोई दिक्कत नहीं था, क्योंकि लैंड क्लैन में भी वो लोग रूम शेयर करते थे। और ऐसे ही सभी यानी हमें लैन हुआन, लैन वांगजी और हमारे चेंग, इन तीनों के अलावा बाकी सभी अपना रूम शेयर करते हैं। और ये सभी को एक एक सिंगल रूम मिल गया था, क्योंकि बाकी सब अपने रूम को शेयर कर रहे थे इसीलिए। और वो सभी इतने ज़्यादा थक गए थे कि वो सबसे पहले डिनर एक साथ कंप्लीट करते हैं एंड फिर अपने अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। और आज के दिन उन्होंने बस रेस्ट किया था, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रैवलिंग से वो थक गए थे एंड बस रेस्ट चाहते थे, बस पीसफुली सोना। और अब नेक्स्ट दिन होती है और वो सभी बाहर आते हैं एक साथ। और तब लैन हुआन कहते हैं कि मैं यहाँ पर एज ए तुम्हारा टीचर और गाइड आया, इसीलिए कोई भी शैतानी नहीं चलेगी। वो सीधे वांगची की तरफ देखते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर एज ए टीचर आया और अगर तुमने कोई भी शैतानी की तो मैं तुम्हारे माइनस पॉइंट करूँगा और तुम्हें फिर से 1 साल और पढ़ना होगा, समझे? वांगजी कहता है ये तो दादागिरी है। नहीं, ये दादागिरी नहीं है, तुम्हें तुम्हारे साथ स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, वरना तुम रूल्स को बिल्कुल फॉलो नहीं करोगे। और हाँ, अपने आप को खतरे में नहीं डालना है। सबसे पहले ये आप सब लोग जान लीजिए, जहाँ भी आपको लगे कि ये आपकी कैपेसिटी से ज़्यादा जा रहा है, तुरंत ही वहाँ से सिग्नल दीजिए, मैं और बाकी सभी वहाँ तुरंत पहुँचेंगे, ठीक है? और वो कुछ टीम्स बना लेता है उसके अंदर, यानी 2, 4, 5 लोगों को एक साथ एक डायरेक्शन में भेज देता है। और लैन हुआन वो खुद उसी हमारे इनमें ठहर जाते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होगी, दिक्कत, अगर कोई सिग्नल आए तो वो जल्दी से उनकी हेल्प करने के लिए निकल जाए। और कुछ टीम्स बन जाती हैं, जैसे कि हमारे एक टीम में हमारे चेंग थे, जिसमें कुछ लैंड डिसिपल्स थे और उनके साथ कुछ आए और लोग, हमारे लैन फांगजी और हमारा मोशोंशु, वो दोनों ही एक टीम में थे। और हमारा नी होशांग वो अलग था, यानी हमारे टोटल 3 ग्रुप बने हुए थे जो अलग अलग डायरेक्शन में जाने वाले थे। इसीलिए
हम वो सभी अपनी अपनी डायरेक्शन के लिए चले जाते हैं। और हमारा वांग जी और मोशांशु वो पूरे रास्ते में बातें कर रहे थे, सबसे पूछताछ कर रहे थे। और तब वांग जी जैसे ही ब्यूरेट माउंट्स के बहुत ही ज़्यादा पास आता है, मीन्स जिससे ब्यूरेट माउंट का रास्ता शुरू होने वाला था, जहाँ से उससे बस थोड़ा सा 5-6 किलोमीटर दूर था, तभी उसे बहुत अजीब फील होने लगता है। उसे बेचैनी सी अपने मन में फील होने लगती है और वो जल्दी से ही अपने घुटनों पर गिर जाता है। ये देखकर तो हमारा मोशांशु थोड़ा डर जाता है और वो सभी डिसिपल्स भी। वो वांगची के पास जल्दी से आता है। वो कहते हैं, वांगची क्या तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? क्या हुआ बताओ मुझे। वांगची कहता है, कुछ नहीं, जल्दी से मुझे गगा के पास लेके चलो, मुझे इनमें जाना है, मैं बहुत मुझे वीक फील कर रहा हूँ। मोशांशु कहता है ठीक है, और वो जल्दी से वांगची को ब्रदर स्टाइल में कैरी कर लेता है और अपनी स्वॉर्ड की मदद से जल्दी से वहाँ से फ्लाई करते हुए इनके पास आता है। 10 मिनट में ही वो इनके पास आ जाता है और वहाँ पर हुआन आराम से इनमें बैठकर बातें कर रहे थे इनके कीपर से और कुछ पूछताछ कर रहे थे। और जैसे ही वो वांगची को ऐसी हालत में देखते हैं, हुआन कहती, क्या हुआ वांगची को, वो ठीक है? तो फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता। मोशांशु कहता है, मुझे नहीं पता, ये अचानक से ऐसे बिहेव करने लगे और वो गिर गए थे। वांगची को जल्दी से उसके कमरे में लेटाया जाता है और तब हुआन वांगची को चेक करने लगते हैं। तो वांगची की देखते हैं कि वांगची की थोड़ी सी स्पिरिचुअल एनर्जी कम हो गई थी। और वांगची कहता है कि मेरा शायद से मेरा एक हीट आने वाला है। क्या? आर्टिफिशियल हीट, वो फेक हीट ऐसा कह सकते हैं गगा आप। क्या इस समय वांगची यहाँ पर? गगा हीट बता के थोड़ी ना आती है कि मैं आने वाला हूँ, और मुझे तो पता भी नहीं कि हीट आती कैसे है, वो बताता कैसे है। फिर मैं यहाँ क्या करूँ? गगा कुछ नहीं कीजिए, बस आप ऐसा कीजिए, मोशांशु को मुझसे दूर रखिए। मेरा ओमेगा बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो रहा है, मैं कुछ दिन यहाँ पे लॉक रहना चाहता हूँ। और अगर मोशांशु मेरे पास है तो फिर मैं खुद नहीं जानता कि मैं उस पर क्या करूँगा, या तो हमला ही कर दूँगा उसके ऊपर। इसलिए प्लीज़ उसे इनसे दूर रखिए। और बाकी अल्फ़ा को मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मोशांशु को बस दूर रखिए, ठीक है? बस मैं यहाँ लॉक रहूँगा। और रही बात खाने की, तो आप इसे गेट के बाहर रख दीजिएगा, मैं उसे लेकर खा लूँगा। और प्लीज़ मोशांशु को बिल्कुल भी आसपास बताने दीजिएगा, उसकी फेरोमोन मुझे बहुत ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, अराउज़ कर रहे हैं। प्लीज़ काका। वो बहुत ज़्यादा पेन में था। तब हमारा लैंडमैन कहते, ठीक है, तुम्हारी हीट की मेडिसिन तुम्हारे पास है, उसे खा लेना, तुम्हें बेटर फील होगा। वांगची कहते हैं, हाँ, बट ये असली हीट नहीं है, ये जस्ट एक फेक हीट है जो शायद 1 से 2 दिन चलेगी बस, और कुछ नहीं। पर भी तभी अपना ध्यान रखना। वांगची कहते हैं, हाँ। और हुआन जाकर बाहर से उस गेट को सील कर देते हैं, तालिस्मांस लगा देते हैं, उसे लॉक कर देते हैं, और जिससे वांगची की चीखने चिल्लाने की आवाज़ से कुछ भी बाहर ना आए। क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि उन्हें भी अपनी रट आती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी समय तक वो लॉक्ड ही रहते हैं। उनकी रट कुछ 5 से 6 दिन रहती है, जिसकी वजह से वांगजी अपने अंकल के साथ सोता था, अंकल के साथ रहता था। और अब पता नहीं वांगजी कैसे सहेगा, यही सोच के लैंडमैन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। वो जब नीचे आते तो वो सभी उनकी तरफ देख रहे थे कि आखिर वांगजी को क्या हुआ। तो लैंडमैन एक गहरी सांस लेते हैं, कहते हैं, कुछ नहीं, वांगजी की फेक हीट आ गई है। फेक हीट? हाँ, जो मेन हीट होती है उससे पहले छोटी सी एक ट्रायल के लिए जो हीट आती है वो है। और कुछ नहीं, वांगची की मेडिसिन उसके पास है, तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो ठीक रहेगी। और हाँ, आप सभी अल्फ़ा दूसरे किसी इन में फ़िलहाल 2 दिन के लिए आप वहीं रहिए, इस इन में आपका रहना ठीक नहीं है। और वो सभी मान जाते हैं इसके लिए। और तब हमारा विंग कहता है, मीन्स हमारा मोशांशु कहता है कि कुल प्रमुख, क्या हम लोग बाकी कंप्लीट कर लें, जानकारी ले लें, क्या हम लोग जा सकते हैं? अगर राजकुमार ठीक हो जाए तो आप उन्हें बाद में भेज दीजिएगा। तो फिर हमारा वान कहते, ठीक है, तुम ये कर सकते हो, तुम जाओ, और कुछ भी कुछ पता चले तो फिर हमें बताना। और वैसा वो करके वो सभी यहाँ से निकल जाते हैं। और यहाँ से हम देखते हैं उस सीन शिफ्ट होता है और हमें ये नारन का सीन दिखाया जाता है कि जो उस कवच के अंदर जो बैरियर सेट हुआ था उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा अजीब सा बिहेव करा था, मानो कि उसे पता चल चुका है कि उसका कोई एक और जनरेशन आ गई है, उसे फिर से और भी कुछ जनरेशन के लिए सील करने के लिए, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहा था, बिहेव कर रहा था, जिसकी वजह से वो बार बार खुद को
उस बैरियर पे हिट करा था ताकि वो उस बैरियर को तोड़ सके, क्योंकि अभी कांगजी ने उसे सील नहीं किया है और इसलिए वो अगर कोशिश करे तो शायद से बैरियर टूट जाए। उसे ऐसा लगता है, इसलिए वो बार बार खुद की पावर से उस बैरियर पर अटैक कर रहा था और इसका असर हीलिंग में बाकी सभी डिसिपल्स को दिखने लगता है। और इसी की वजह से कुछ डिसिपल्स के सामने कुछ पपेट्स आ जाते हैं और 2 दिन बाद